ना तो पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कभी लड़ी है और ना आगे लड़ेगी, क्योंकि ये कायर हैं। इन्होंने 1947 में कबायलियों को भेजकर अपना उल्लू सीधा किया था। क्या हम इस एक्शन को लेने में डिले कर गए हैं? क्या हम ये कार्रवाई पहले कर सकते थे या हमने ये हादसे का इंतजार किया है? अगर एयर स्पेस बंद हो जाता है जी। तो कंप्लीटली नुकसान पाकिस्तान का है। सबसे बड़ा है स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट। जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश इससे डरा भी हुआ है और अपनी गीदड़ भपकियां लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार ने ऑलरेडी हर चीज को बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया है कि एक्शन होगा तो होगा। रात के 1:30 बजे आप अपना आईएसआई जो चीफ है, आप उनको जो बदल देते हैं, उससे क्या लग रहा है कि, और जो रक्षा मंत्री है सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत जो है 24 से 36 घंटे के बीच एक्शन ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली और हरियाणा। जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, भारत सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने की इस बात सामने आई है। यही नहीं, लगातार बैठकों के दौर जारी हैं, चाहे बात राजनीतिक स्थल पे की जाए या फिर जिस तरीके से तीनों सेना प्रमुख हैं उनको बुलाकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की गई है, सीसीएस की बैठकें हो रही हैं। उससे एक बात तो साफ है कि भारत सरकार भी इस बार कड़ा संदेश देने की बात कह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि तीनों सेनाओं को खुले तौर पर छूट है। अब इसको आज हम डिकोड करते हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल मेजर जो हैं सूरज, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूरज आपका। सर, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे मेजर सर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए कि हम जो पूरे तीनों सेना प्रमुखों को कि खुली छूट है आपको, इस खुली छूट का लोग जानना चाह रहे दरअसल मतलब क्या है? इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें खुली छूट मिल गई है, मतलब हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं ऑपरेशंस की तैयारी करने के लिए। जी। और इन ऑपरेशंस के दौरान हम एलओसी के ऊपर बीट जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। चाहे वो आर्मी के ऑपरेशंस हो, नेवल ऑपरेशंस हो, चाहे वो अरेबियन सी के तहत हो या एलओसी जो कि जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है उस एरिया को हो। लेकिन जिस तरीके से सर कहा गया है, ये सवाल जो सामने आया कि तीनों जो सेनाएं हैं उनको खुली तौर पर छूट है, तो क्या ये एक्शन मोड की तैयारी है कि आप जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं एलओसी के पार? ये बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, सबसे पहले है नेवल एक्शन, आईएनएस विक्रांत। जब हम बात कर रहे हैं एक वॉरशिप जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है नेवल की तरफ से, उस लोकेशन पे अगर नेवल ने अपने आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया है तो वो सिर्फ अकेला वो नहीं है, उसके साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसमें कि ड्रोन्स, फाइटर्स और इसके साथ साथ आपके जितने भी मिसाइल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हैं। किस टाइम पे ऑर्डर मिलना है, दैट विल बी फ्रॉम द पॉलिटिकल लेवल एंड द मोमेंट ऑर्डर्स आर गिवन इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। सर, एक बात करें कि सीधे तौर पर आज जो भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है वो यही है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है उसको अब हम बंद कर रहे हैं। तो अगर आप हमें थोड़ा समझा पाएं टेक्निकली कि अगर हम ये पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करते हैं तो पाकिस्तान को इससे कितना इफेक्ट होगा? क्या हम उनको हम चोट पहुंचा रहे हैं, उन पर घात कर रहे हैं हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एयर स्पेस बंद हो जाता है जी, तो कंप्लीटली नुकसान पाकिस्तान का है। सबसे बड़ा है स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट। उनको मिलियंस एंड ट्रिलियंस का लॉस होने वाला है, बिकॉज ना उनकी कोई मूवमेंट है, ना कोई देश उनके साथ कोई किसी भी तरह का कनेक्टिविटी रखना चाहता है, और ना ही उनकी आवाजाही हमारी तरफ हो पाएगी। और इससे जो सरकार ने सख्त कदम लिए हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन चालू हो गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन चालू हो गया है सर, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, रात के 1:30 बजे आप अपना आईएसआई जो चीफ है आप उनको जो बदल देते हैं, उससे क्या लग रहा है कि, और जो रक्षा मंत्री है सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत जो है 24 से 36 घंटे के बीच एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ये जो ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे सीधे तौर पर डरा हुआ है। ऑफकोर्स डरना तो है, ये सारा का सारा प्लानिंग ना कि सिर्फ आसिफ मुनीर की तरफ से है, बट
ये प्लानिंग पॉलिटिकल लेवल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी था। आपने महसूस किया होगा 22 अप्रैल को जब ये अटैक हुआ था, उस टाइम पे शहबाज शरीफ कहाँ पर था? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि अटैक तो होना है और मैं पॉलिटिकल लेवल पे उसको अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है महसूस करने वाली कि आप देखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो इफेक्ट है, क्योंकि हमारे तालिबान के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे लिंक्स ऑलरेडी बन चुके हैं पॉलिटिकल लेवल्स पे, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर डिप्लोमैट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो इसलिए इन डिप्लोमैट्स के जरिए हम ऑलरेडी बातचीत हमारी चल रही है। पाकिस्तान की कंप्लीट आर्मी डिप्लॉयड थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। नाउ दैट ये इंसिडेंट इन्होंने कर दिया है, कायराना हरकत जो इन्होंने करी है, इसका तो इन्हें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अब क्योंकि इनकी फौज लिमिटेड है, जो इनकी पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत ही लिमिटेड है, अब वहां से डिप्लॉयमेंट उठा के इनको यहां पर लेके आना पड़ेगा, इनको यहाँ से लेकर आना पड़ेगा इंडियन बॉर्डर्स की तरफ लाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सीधा सवाल मेजर आपसे ये भी है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि आप आर्टिलरी में भी डील करते हैं, तो अगर आगे हम बात करें तो अगर ये वॉर होता भी है तो इंडिया को कहाँ कहाँ कौन सी आर्टिलरी में एडवांटेज है, और अगर ये वॉर होता है तो इंडिया कौन से अपने ऑप्शंस हैं जिनके साथ इस युद्ध में आगे बढ़ेगा? ना कि सिर्फ गन्स है हमारे पास, वी गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, एम्युनिशन की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है। सो मिसाइल चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे हमारे पास रॉकेट्स हों, या फिर वेरियस अदर मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स हों, ये सारी की सारी पिनाका, स्मर्च एंड वेरियस अदर मिसाइल्स विच आई विल नॉट कोट हियर बिकॉज एवरीथिंग इज सीक्रेट। एवरीथिंग इज सीक्रेट। लेकिन मेजर साहब एक सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स देखने को मिली, हमने लैंड पे किया, हम एयर के थ्रू गए, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि क्या हम अपनी सबमरीन से भी उनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो क्या अब हमारी सबमरीन जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि नेवल जो ऑफिसर्स हैं या जो प्रमुख हैं उनको भी कोई ना कोई हिदायत दी गई है इस युद्ध के लिए? सी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट द आर्मी ऑफ प्रोफेशनल्स। आपने बीच में भी सुना होगा कि ये अपना वो दुकान खोल के रखा हुआ है जिसमें कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि उनको इतना प्रॉफिट हो गया। सो दे आर एक्चुअली नॉट द प्रोफेशनल्स। राइट फ्रॉम 1947 ना तो पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कभी लड़ी है और ना आगे लड़ेगी, क्योंकि ये कायर हैं। इन्होंने 1947 में कबायलियों को भेजकर अपना उल्लू सीधा किया था, और हम लोग बिल्कुल सीधे थे, जिसकी वजह से हमने यूएन के ऊपर अपना स्टेप लिया और यूएन में अपने पॉइंट्स को रखा। ये बात और है कि यूएन के द्वारा रखा गया जो स्टैंड था वहीं पे सीज फायर लाइन बना दी गई थी, दैट इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू दी सबमरीन्स, जब वो प्रोफेशनल हैं ही नहीं तो डरेंगे, 100% डरेंगे। रीज़न उनके पास, आपने देखा होगा, हमने जो मूवी भी देखी हुई है जिसमें गाजी है, और हमारी तरफ से इंडियन नेवी ने आसानी से उनको मात दे दी, शिकस्त दे दी, उनके सबमरीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया विद इन नो टाइम। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। हमारे पास जो सबमरीन्स है, जितनी भी डिप्लॉयमेंट हमारी चल रही है, वो कंप्लीटली प्रोफेशनल तरीके से है। ये बात ये है कि वी कैन नॉट कीप इट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कि हाँ किस टाइम पे क्या मूव हो रहा है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी वेरी सीक्रेटिव इन नेचर। एंड जब एक्शन होगा, जैसे हमने बालाकोट के दौरान किया था, वो एक्शन की सारे के सारी डिटेल्स आपके सामने रख दी जाएंगी डेफिनेटली। जाहिर सी बात है कि सिक्रेटिव प्लान्स हैं तो ये चीज़ें बाहर नहीं आती। लेकिन मेरे साथ एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो एनआईए की लगातार, आज एनआईए डीजी चीफ जो हैं वो भी श्रीनगर में पहुँचे हैं। अब क्योंकि एनआईए की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो दोगुनी कर दी गई है,
ताकि कोई सबूत मिल सके, कोई दस्तावेज मिल सके, कुछ ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम रख सके सामने, डोजियर रख सकें जिसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात हो। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, आपको ये भी बता दें कि ये जो रेकी की गई थी ये सिर्फ बाईसरान घाटी में नहीं थी, बल्कि 3 और लोकेशंस थी जहां को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में मेरे साहब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि क्या ये जो ट्रैक डाउन या ये रेकी हो रही है या फिर एनआईए की जो तादाद बढ़ाई जा रही है ऑफिसर्स की, उससे हमें मदद मिलती हुई नजर आएगी? ऑफ कोर्स मदद डेफिनेटली मिलेगी। इससे पहले भी जब हमने देखा था 26/11 में, हमने सारे सबूत पाकिस्तान को दिए थे, बट उनके जजेस के द्वारा ये स्टेटमेंट देना कि ऑल दिस इज रबिश डिड नॉट फेच आर इंटेंशन, द क्लियर कट इंटेंशन जिसके बेसिस पे उन्होंने जो हमारे ऊपर अटैक किया था ताज होटल पे। नाउ द सेम थिंग गोज हियर। हमने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं हम लोग। इसके अलावा और छोटी से छोटी जानकारी हम गैदर कर रहे हैं। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डेफिनेटली इज गोइंग टू प्रोब मोर, और ज़्यादा गहराई से जाएगी, पूरी डिटेल्स निकालेगी, हर एक चीज़ को मैच करेगी, वो उनका ये इंश्योर करेगी कि हर चीज़ को रिलेटेड है किसी इवेंट के साथ। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के सामने, नॉट ओनली पाकिस्तान के सामने, इंटरनेशनल एजेंसी के सामने रखेंगे। मेरे साहब मेरा अगला सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम जो एक्शंस ले रहे हैं, खास तौर से अगर बात की जाए कश्मीर की, तो हमने यहाँ पर देखा है कि तकरीबन 10 आतंकवादियों के जो घर हैं उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया है। इंटेलिजेंस पहले भी होगी, इंफॉर्मेशन पहले भी होगी, लेकिन ये क्या ये जिंदगियां जिस तरीके से गई हैं, 26 जिंदगियां, और उसके बाद जो ये अब एक्शन हो रहा है, क्या हम इस एक्शन को लेने में डिले कर गए हैं? क्या हम ये कार्रवाई पहले कर सकते थे या हमने ये हादसे का इंतजार किया है? ये क्योंकि ये इस तरह का एक्शन पहली बार हुआ है जी, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है सरकार की तरफ से या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से, सो उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले 1000 सवाल खड़े करते थे। इसकी वजह से भारत सरकार ने ऑलरेडी हर चीज़ को बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया है कि एक्शन होगा तो होगा, और नुकसान होगा जो भी टेररिस्ट इसमें इस कार्रवाई के, इस तरह की कार्रवाई के दौरान मिल पाया जाता है, तो सरकार के अभी स्पष्ट ऑर्डर्स हैं कि कोई भी हो, उनके घरों को, उनसे जुड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि उनके जीवन के ऊपर किसी तरह का वो इफेक्ट छोड़ के चला जाए। बिल्कुल इफेक्ट ना छोड़ के जाए। मेरे साहब एक बात ये भी उठती है कि एलओसी की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि एलओसी पर सीज फायर वायलेशंस जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। और अब तो अखनूर सेक्टर की बात करें, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अब ये सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है और अब गोलीबारी काफ़ी तेज़ भी हो रही है। तो क्या ये जब सीज फायर वायलेशंस होती हैं तो क्या ऐसे में आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, यू कैन अक्लेम दैट कि हाँ आप सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं और आप ये प्रूव कर दें, दिखाएं? पहले भी हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम पे ये किया गया है, बट उसको रिकग्निशन भी दी गई है। लेकिन सीज फायर मीन्स वहीं पे सीज फायर दे देते हैं एंड नो इंश्योरिंग कि बाउंड्रीज कहाँ पर हैं, वहीं पे स्टॉपेज दे दिया जाता है। लेकिन इस सरकार ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हम आतंकवाद का जो एक्शन है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ही लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 370 हटाने के लिए इन्होंने जो जोड़ तोड़ मेहनत करी है वो, और इसके साथ में पीओके को हमने वापस लेना है, उसके ऊपर एक्शन लिया है। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये पता है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा टेररिज्म होता आया है। इससे पहले सरकारों ने इफेक्ट उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अभी संज्ञान लिया जा रहा है। सरकार को भी बहुत सारे माध्यमों से, मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि टेररिस्ट को जन्नत नसीब ना हो। मतलब यदि वो आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, एक ही फिराक के लिए, 72 हूरों के पास जाएंगे और जन्नत नसीब होगी। वो जो 72 हूरें हैं और जो जन्नत है, उनकी जन्नत को यहीं पर निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वो तरीका ये सुझाया गया है सरकार को कि इनको, जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी देशद्रोही हैं, इन सभी को इंस्टेड ऑफ बरिंग, उनको दफनाने की बजाय उनको जिंदा जला दिया जाए।
ताकि उनको जन्नत तो छोड़ो, उनको कुछ भी नसीब ना हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है मेजर साहब कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो सेक्टर्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, श्रीनगर में और कश्मीर में, यहाँ पर एक लोकल सपोर्ट, लोकल टेररिज्म को हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पे मिला है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये पूरी जो ये प्रकरण या जो पूरी घटना हुई है बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती। तो ऐसे में लोकल्स के बीच में आर्मी को अब किस तरीके से वो पैठ, वो विश्वास जगाने की ज़रूरत है ताकि जो ऐसी घटना है या फिर जो ऐसे जो टेररिस्ट जो पनप रहे हैं, लोकल टेररिस्ट, उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो सरकारें थी, किस तरह से एक्शन लिया जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले कुछ ऐसे टेररिस्ट हुए हैं जिनको, जो कि हमारे ही देश के हुए हैं, तो सरकार ने या हमारी तरफ से इंडियन आर्मी ने कुछ पहल करते हुए उनको छोड़ा था। उनको छोड़ने के बाद उन्हें मौका दिया गया कि आप आएँ और अपनी ज़िंदगी को दोबारा गुजर बसर करें। उनको मौका मिलता रहा, लेकिन यही लोग जो यहाँ पर रहते थे, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ, उनके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ टाई अप करने लग गए। टाई अप करने के बाद वो बन गए भारत के लिए देशद्रोही, जिनको कहा जाता है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यदि इनको पकड़ा जाता है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, इनको जेल में डाला जाता है, मैं तो ये कहूँगा कि जो देशद्रोही है उसको सिर्फ ख़त्म करो, उसको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। मिल गए, देशद्रोही है, ख़त्म करो। यदि ये एक्शन सरकार अपनी तरफ से लेती है तो मुझे लगता है कि ना जयचंद रहेंगे और ना ही किसी भी तरह के आतंकी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं, भारत सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि ये जो 26 जानें गई हैं, इनका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और ये सिर्फ कहना मात्र नहीं है। जिस तरीके से बैठकों का दौर हो रहा है, जाहिर सी बात है पड़ोसी देश इससे डरा भी हुआ है और अपनी गीदड़ भपकियां लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो अब यही उठता है कि अब जो हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन है, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, लेकिन जो बैठकें हो रही हैं उसने पड़ोसी मुल्क को तनाव में, टेंशन में ज़रूर डाल दिया है। और कोशिश अब यही है कि ये जो गुनहगार हैं, इनको इनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यूज़ के लेकर हम लोग आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली और हरियाणा।